नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का वो देश जिसके बारे में यह माना जाता है कि यहां भाई दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग जहां जाकर बस गए उसका नाम अमेरिका है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर भी जितने में पढ़े लिखे लोग हैं, IITians हैं या IIM से पढ़े हुए लोग हैं, बढ़िया कॉलेजेस से डिग्री लिए हुए लोग हैं, CAs हैं, सब लोग निकल निकल करके पहुंच जा रहे हैं कि साहब हमको तो अमेरिका जाकर के नौकरी करनी है। क्यों? क्योंकि वहां शायद एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है वहां की सरकारों ने ताकि लोग आसानी से वहां आए और अमेरिका की प्रोग्रेस में सपोर्ट करें। खैर, इसी प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए इस बार के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, और वो क्या है? बाइडेन तो इस समय राष्ट्रपति हैं, लेकिन नवंबर में होने वाले चुनावों के लिए ट्रंप भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ट्रंप ने एक ट्रंप कार्ड खेल दिया है और क्या कहा है? ट्रंप ने कह दिया है कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो भाई साहब देश में जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बाहर से आकर के पढ़ रहे हैं अमेरिकन कॉलेजेस में, उनको ग्रीन कार्ड देने पर विचार करूंगा। अब ये दाव ऐसा खेला है जैसे आप ये समझिए कि किसी देश के लोगों को जो नागरिकता नहीं मिल रही थी, जहां पर नागरिकता के लिए संघर्ष हो रहा हो, वहां पर आपको एक सिग्नल मिल जाए कि अगर आप हमारे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आप ग्रीन कार्ड के लिए उपयुक्त कैंडिडेट माने जाएंगे। दो तरह के फायदे, एक तीर में दो निशान। पहले निशाने, पहला, जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे दुनिया भर के लोग हैं उन्हें लगने लगेगा कि ट्रंप हमारे हिमायती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप की इमेज ऐसी जा चुकी है मार्केट के अंदर कि ये अमेरिका फर्स्ट बार बार चिल्लाते हैं। हो सकता है कि दुनिया के और लोगों को पसंद ना करते हो। ऐसे में इनका यह कह देना कि अगर कोई अमेरिकी कॉलेज से पढ़ता है तो उसे हम ग्रीन कार्ड देंगे। अभी ग्रीन कार्ड क्या होता है, ग्रीन कार्ड का क्या मायना है, उसकी वजह से चुनाव में क्या फर्क पड़ सकता है, सारी बातें करेंगे। और इसके साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में पढ़ने वाले बच्चे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। सारी बातें आज के सेशन में, तो विस्तार से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लंबे संघर्ष के साथ टिके हुए हैं मैदान में, जहां एक और बाइडेन की इमेज को छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का भी विवाद जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इनकी लाइफ से जुड़े भी कई मसले हमने आपसे डिस्कस किए हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन के बीच ही टक्कर है। होने वाले इलेक्शंस में ट्रंप अपने ट्रंप कार्ड खेलते हुए हेडलाइन बना दी है, और वो क्या है? दे गो बैक टू इंडिया बिकम मल्टी बिलियनियर। तो ऐसी स्थिति में उनको वो ग्रीन कार्ड देंगे जो अमेरिका से ग्रेजुएट हो रहे हैं। और उनका इंडियंस को लेकर के स्टेटमेंट था कि अगर ये लोग यहां से पढ़कर वापस लौटते हैं तो ये तो इंडिया को पैसे वाला बनाते हैं ना, इससे अच्छा है उनको यही रोको जो हमारे कॉलेज से पढ़े हुए हैं और उनसे यही काम कराओ। तो इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन बोल दिया, और वो ये है, हमारे कॉलेज से पढ़कर के अगर कोई वहां पहुंचेगा इंडिया तो वो उसे पैसे वाला बनाएगा। इससे अच्छा ये है कि हम अपने यहां रोकेंगे और रोक करके उनसे कहेंगे कि हमारे देश को बड़ा बनाने पर काम करो। ठीक है साहब? तो चलिए, तो अब ट्रंप के बारे में ये बात निकलकर कहां से आई और ये सारी बातें कैसे आई? तो आजकल इस दुनिया में पॉडकास्ट का तगड़ा सिस्टम चल रहा है, और पॉडकास्ट में ही ट्रंप ने इस विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत और चीन जैसे देश के जो प्रतिभाशाली छात्र अमेरिका में आते हैं तो यहां से पढ़ते हैं। अब यहां से पढ़ करके अगर ये अपने देश में चले जाएंगे तो अपने देशों को बड़ा बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा काम किया जाना चाहिए कि इन्हीं को ग्रीन कार्ड दे देना चाहिए, यानी अमेरिका के अंदर नागरिकता का पहला फेज यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देना चाहिए। The more important point, I think, Mr. President, is we need high-skilled workers in this country. Yes. We need to recruit the best and brightest from the world. Every time we get somebody super intelligent from India or Europe, any country, that's Three of us one are less. immigrants, sir. Yeah, and 3 of the 4 here are immigrants, the ones without the ties. And we get these great people into our country, and that's a loss for our adversaries and our competitors, and it's a gain for us. But I've never heard you talk about this. Can you please promise us you will give us more ability to import the best and brightest around the world to America? I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and sort of dominated for a little while. जो ये बात कर रहे हैं उसको मैं अब ट्रांसलेट करके सुना देता हूँ। And what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college
ठीक है। कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी तरफ से साफ कहा कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यहां से पढ़कर के लोग जब वापस लौटते हैं तो ये अमेरिका के लिए बेकार बात है, अमेरिका का टैलेंट ड्रेन हो रहा है। अब अपने आप को ये सोचने की आवश्यकता है, इंडिया के टॉप कॉलेजेस से पढ़ पढ़ के बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो इंडिया के बच्चे पढ़कर बाहर जा रहे हैं, ये इंडियंस को कब समझ में आएगा? बस यही समझने वाली बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का कहना है कि मेरा प्रयास होगा कि MIT और हार्वर्ड जैसे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए जो बच्चे हैं, जो इंडिया और चाइना, क्योंकि यहां पे पॉडकास्ट लेने वाला भी ये लाइन साफ बोल रहा है कि इंडिया और मतलब वर्ल्ड के जो और अन्य कंट्री नेशंस हैं, यहां के बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, विशेष रूप से इंडिया को फोकस किया गया है, बहुत इंटेलिजेंट, और ये अगर अपने देश में लौटते हैं तो ये अमेरिका के लिए नुकसान है। तो इस पर ट्रंप ने कहा है कि क्यों ना उनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाए। अब ये ग्रीन कार्ड की क्या कहानी है, अब इसको लेकर आगे चलते हैं। इसके बाद से एक डिबेट शुरू हो गई कि भाई साहब ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब ग्रीन कार्ड की स्टोरी क्या है, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंट का एक सैंपल होता है कि भाई अगर आप रहने वाले हो तो परमानेंट रेजिडेंट कुछ होता होगा, पीआरशिप मिलती होगी। और ग्रीन कार्ड क्या होता है कि ऐसे समझिए, तीन चीजें मैं बेसिक रूप से समझाता हूं। अगर आपको अमेरिका जाना है, और बेसिक से समझाता हूं, जैसे अपन सबके पास में एक पहचान पत्र के नाम पर आधार कार्ड होता है, मतदाता पत्र होता है, ऐसे ही अगर आपको इंडिया से बाहर कहीं जाना हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश जाना चाहता हो तो उसे अपने देश का एक पहचान पत्र रखना होता है, जिसे आप पासपोर्ट कहते हैं। ग्लोबली एक्नॉलेज्ड होती हैं ये चीजें, ठीक है। अगर इंडिया से आपको अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है, जहां भी जाना है, आप अपने देश का एक पहचान पत्र लेके जाते हैं जिसे आप पासपोर्ट कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पहचान पत्र। अब दूसरा पॉइंट सुनते हैं। अगर आपको किसी देश में जाना है तो देश में जाने की पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मे आई कम इन योर कंट्री। तो ये परमिशन कहां मिलती है? क्या हवा में मिलती है क्या? नहीं। इसके लिए आपके अपने देश में उस देश के द्वारा एम्बेसीज खोली जाती हैं, कॉन्सुलेट्स खोले जाते हैं, जहां जाकर आप आवेदन करते हैं कि सर मैं आपके देश में जाना चाहता हूं, मुझे परमिशन दी जाए। ये परमिशन एम्बेसी और काउंसुलेट के द्वारा दी जाती है, जिसे हम लोग वीजा कहते हैं। तो वीजा क्या है? परमिशन मिलना वीजा है। अब वीजा ऑन अराइवल भी एक शब्द सुना होगा। कई देशों के साथ ऐसा होता है कि आप वहां पहुंच करके ऑन द स्पॉट लैंड होकर के उनसे परमिशन मांगो, सर मैं आ गया, ये मानते हुए कि वो दे ही देंगे, है ना। कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे इंडियंस को सेंट्रल एशियन कंट्रीज हुई, आसियान कंट्रीज में थाईलैंड वगैरह हुई, ये वीजा ऑन अराइवल्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अमेरिका अपने देश में जाने वालों को भी परमिशन देने से पहले सारी चेकिंग करता है। क्यों जा रहे हो, क्या काम है, वहां जाके कितने दिन रहोगे, कितना बैंक में पैसा है, ऐसा तो नहीं है घर बार बेच के जा रहे हो, पता चले वहीं जाके अटक गए फिर आ नहीं रहे हो, सारी चीजें। और कई कई महीने तक का इंतजार भी करा लेता है अगर आप सही से नहीं जा पा रहे हो तो। इसी कारण से वीजा के लिए महीने भर का इंतजार, सालों तक का इंतजार कई लोगों का लगता रहता है। वीजा लगना अपने आप में यह माना जाता है कि अमेरिका का वीजा लग गया मतलब जिंदगी बन गई साहब। अच्छा, हालांकि इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हें आसानी से वीजा मिल जाता है। चलिए साहब, वीजा पहुंच गए। अब वीजा परमिशन हुई, उस वीजा में परमिशन के साथ समय दिया जाता है। कितने दिन का वीजा चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, महीना भर, 3 महीना, 6 महीना, अलग अलग प्रोविजन अलग अलग कंट्री के होते हैं, ठीक है। अब आप उस वीजा के साथ वहां पहुंचे। आप में से कुछ लोग तो हो सकता है घूमने जाएं, लेकिन बहुत से लोग वहां पर बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं। बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे? सिंपल सी बात है ना कि इंडिया वाले लोग ऐसे सोचते हैं कि पानी की बोतल इंडिया में 20 रुपए की है, अमेरिका के अंदर अगर $2 की भी हुई तो सीधा सीधा 8 गुना ज्यादा लाभ कमा लिया। उस तरीके से लोग सोचते हैं कि अगर इंडिया में ड्राइवर को कीमत मिल रही है 15,000 रुपए महीने, अमेरिका में 15,000 की जगह वो 1.5 लाख रुपए महीना कम से कम होगा, नहीं तो लाख रुपए महीना तो होगा ही। रुपए में कमाएंगे, सेविंग करने की आदत यही रखेंगे तो ज्यादा बचा लेंगे। यही फितरत रख करके लोग वहां जाते हैं कि डॉलर बचेगा तो बढ़िया पैसा घर भेजेंगे। इस तरीके से लोग वहां जाना चाहते हैं। पहुंच गए साहब। अब वहां पहुंच गए, आपको काम करने की इजाजत वीजा के आधार पर नहीं मिलती, क्योंकि टूरिस्ट वीजा मिला है आपको। समटाइम्स वर्किंग वीजा भी मिलता है। वर्किंग वीजा से मतलब है कि आप कुछ दिन काम करने की परमिशन लेके गए कि सर मैं 3 महीने काम करने के लिए जाना चाहता हूं, मेरी कंपनी भेज रही है। कंपनी वालों की अपनी आप समझ होती है, भेज देते हैं। अब लेकिन आपको वहां पर पहुंच तो गए, लेकिन वहां की सुविधाएं नहीं मिल रही। अमेरिका गए तो इसलिए थे कि अमेरिका जाएंगे, वहां पर फ्री एजुकेशन सिस्टम का लाभ उठाएंगे, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज का लाभ उठाएंगे, वहां की सरकार के द्वारा वैसा ही संरक्षण दिया जाएगा जैसा कि वहां के नागरिकों को मिलता है ना। ऐसी सुविधाएं लेने के लिए तरीका क्या है? तो ऐसी स्थिति में वीजा प्राप्त किए हुए लोग वहां पर आवेदन करते हैं कि सर हमको अभी 3 महीने के लिए आपने यहां पे काम करने की परमिशन दी थी, हम चाहते हैं कि आप हमें यहां और ज्यादा रुकने की परमिशन दें, और ज्यादा रुकने की परमिशन दें और कुछ चीजों में हमें रियायत दें ताकि हम यहां पर लंबे समय तक रह सकें।
उस रियायत का नाम ग्रीन कार्ड है। ठीक है, क्या ये नागरिकता है? नहीं, ये नागरिकता तो नहीं है, लेकिन नागरिकता से पहले का एक कदम है। मतलब 80% नागरिकता समझ लो आप इसको। इसके मिलने के बाद ये माना जाता है कि अब आपका नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है, सिटीजनशिप का रास्ता साफ हो गया है। कम से कम 5 साल के लिए एक बार मिल गया आपको ग्रीन कार्ड, फिर आप रिन्यू करा लिए। मतलब एक प्रकार से समझ लो वैलिडिटी रिचार्ज है ये वैलिडिटी बढ़ गई। अब वैलिडिटी को फिर आपने रिचार्ज करा लिया अगले टाइम के लिए। तो कई बार लोग मतलब ग्रीन कार्ड को लंबे समय तक एक्सटेंड कराते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कार्ड क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के नाम पर ये जाना जाता है। अमेरिका के अंदर जो लोग जाते हैं उनको ये लेना पड़ता है। यानी कि अगर आप बाहर से वहां गए हैं तो आपको ग्रीन कार्ड लेना होता है। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसके तहत मतलब यूएस सिटीजनशिप के रूप में वहां पर अगर आपको रहना है तो वहां से पहले आपको ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब ये ग्रीन कार्ड कितनी कैटेगरी में मिलता है? समटाइम्स जैसे हस्बैंड नौकरी कर रहा था किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, वाइफ भी साथ जाना चाहती थी, साहब हम भी अमेरिका जाएंगे, तो वाइफ को भी अगर रहने का कार्ड मिल जाए तो उसे फैमिली बेस्ड कार्ड कहा गया। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड, मान लीजिए कोई कंपनी थी जिसने आपको वहां पर हायर किया काम के लिए, लेकिन उस कंपनी को आपको अपने साथ तभी रख पाना संभव होगा जब वो आपके लिए वहां से कार्ड एक्सेप्ट करवा ले, तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो गया। ऐसे ही रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स जो पहुंचते हैं, ऐसे ही कई बार लोगों की लॉटरी लगाकर ग्रीन कार्ड बांटे जाते हैं। ऐसे ही लंबे समय से आप वहां रह रहे हो तो भी आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, और कुछ समय पर कंडीशनल ग्रीन कार्ड भी दिया जाता है। कुछ टाइप ऑफ ग्रीन कार्ड्स हैं, कुछ इस प्रकार से ये चीजें दी जाती हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब ग्रीन कार्ड मिलना कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? आप इस तरह से समझिए कि ग्रीन कार्ड के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट लगती है, और इसके लिए मतलब ये माना जा रहा है कि कम करने के लिए अमेरिकी सरकार ईगल एक्ट लाने का प्रयास तक कर रही है। मतलब एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 7% से 9% लोग जो आवेदन करते हैं उनमें से 7% से 9% लोगों को ही ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। मतलब ग्रीन कार्ड के लिए प्रॉपर अमेरिका के अंदर कोटा है, यानी कि एक प्रकार की समझ लीजिए कि रिजर्वेशन की तरह सिस्टम चलता है कि इतने लोग आवेदन करेंगे तो मात्र 7 लोगों को यह सिस्टम मिलेगा, और इनकी संसद के द्वारा यह तैयार किया जाता है। कोटा सिस्टम के आधार पर ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं, और प्रॉपर रूप से डिसाइड किया जाता है कि इंडिया वालों के लिए कितना होगा, फलानों के लिए कितना होगा, प्रॉपर रिजर्वेशन। मतलब आप यह समझिए अमेरिका में नौकरी पाने से ज्यादा लोग ग्रीन कार्ड पाकर के अपने आप को मेहरबान समझते हैं। ग्रीन कार्ड मिल गया, अब तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे टाइप से। ठीक है, एक अनुमान बताता है कि अमेरिका में कानूनी तौर पर 2.25 करोड़ लोग हैं जिनके पास वहां की नागरिकता नहीं है, मतलब बिना सिटीजनशिप के वहां रह रहे हैं। कैसे? या तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या असाइलम सीकर्स हैं, कुछ इस प्रकार से। 7% लोगों को अगर ग्रीन कार्ड मिलता है तो यह अपने आप में आप विचार करिए कि यह कितनी बड़ी चीज है। 1,40,000 एम्प्लॉयड बेस्ड ग्रीन कार्ड जारी करते हैं, और फैमिली स्पॉन्सर्ड वाले जो ग्रीन कार्ड हैं उसमें 2,26,000 का कोटा है। इसमें भी ये दुनिया भर के देशों के लिए अलग अलग तरीके से फिक्स है कि किस साल कितने लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। अब आप सोचिए, एक साल के अंदर करीब 9800 लोग ही हैं जो भारत से हैं और वो ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। यानी इंडिया से अगर कोई जा रहा है तो मात्र 10,000 लोग ही साल भर में ग्रीन कार्ड होल्ड कर पाते हैं। अब समझ में आया? तो अब आप सोच कर देखिए कि अमेरिका के अंदर अगर किसी को परमिशन लेनी है तो उसके लिए कितनी लाइन लगी हुई है। 2 करोड़ लोग वहां रह रहे हैं, 10,000 लोग इंडिया से हर साल ग्रीन कार्ड पाते हैं। वीजा नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रीन कार्ड बोल रहा हूं। मतलब वर्किंग वीजा हो सकता है थोड़ा लंबा समय का मिल जाए, लेकिन ग्रीन कार्ड की हाँ अब आप यहां लंबे रह सकते हैं, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। इंडिया, मैक्सिको, चाइना और क्यूबा, वो 4 बड़े देश हैं जो सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड यहां जाके मांगते हैं। ठीक है, 60,394 पर्सन इंडिया के अंदर जिन्होंने ग्रीन कार्ड ऑब्टेन किया 1 साल के अंदर, 1/3 जिसमें से इमीडिएट रिलेटिव थे यूएस सिटीजनशिप के। 2017 की बात बता रहा हूं, अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो अब ट्रंप से जुड़ी है। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी यहां पढ़ रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, तो उसे ग्रीन कार्ड दे दिया जाए। 2 लाख से अधिक स्टूडेंट इस समय अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर ट्रंप अपनी बात पर कायम रहते हैं तो विचार करिए कि जहां 10,000 लोगों को डिग्री मिल रही है, ग्रीन कार्ड मिल रहा है, वहां कितने लोगों को ग्रीन कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। अब ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए तरीके क्या होते हैं? पहला, आप 18 वर्ष वहां पर पूरा कर चुके हो, अमेरिका में 5 साल से ज्यादा रह चुके हो, ग्रीन कार्ड के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएट बच्चा जो होता है, जो एमएस भी कर लिया है इंटीग्रेटेड, वो 5 साल का नियम अपने आप पार कर लेता है। इसके साथ साथ आप किसी स्थायी नागरिक के वहां पर रिश्तेदार हो, आप अमेरिका में नौकरी करते हो, तो आप अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए वो हो सकते हैं।
इनका नियम है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति 1972 के बाद अगर वहां रह रहा है तो वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, और ग्रीन कार्ड होल्डर ही प्राथमिक जो सिटीजनशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। इनको यहां जाकर के फिर अपनी तरफ से इनकम टैक्स देना होता है। अब आप ऐसे समझिए कि अमेरिका में जो इंडियंस हैं ना वो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से हैं। लगभग 1 से 2% अमेरिका की कुल आबादी का इंडियंस हैं, लेकिन वो 5 से 6% इनकम टैक्स अमेरिका का पे करते हैं। इसलिए अमेरिकन्स भी इंडियंस को पसंद करते हैं कि क्योंकि इंडिया का जो सबसे बेस्ट दिमाग है वो वहां जाकर के काम करने जाता है। अब बेस्ट दिमाग काम करने गया है, वहां काम करके पैसा भी कमा रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी को भी ग्रो कर रहा है, तो ऐसी स्किल्ड लेबर किसको नहीं चाहिए। आप ऐसे समझिए कि अगर आज आपके पास में, जैसे मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूं, इंडिया इटसेल्फ में बहुत से शहर इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग काम करने पहुंच नहीं पाते। इंडिया में बेंगलोर के अंदर इतने स्टार्टअप्स क्यों चल जाते हैं? अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि वहां का एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया कि इंडिया का हर टॉप कॉलेज ग्रेजुएट अपने जीवन काल में बेंगलोर की किसी कंपनी में जॉब जरूर करना चाहता है। अब मान लो वहां पहुंच गया, वहां कंपनी में से जॉब छूट भी गई, तो वहीं पर वो ढूंढकर दूसरी कंपनी में चला जाता है, क्योंकि हर घर में लगभग वहां पर एक तरह से स्टार्टअप का कल्चर चल ही रहा है। हर दूसरे ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई स्टार्टअप डला हुआ है, तो बेंगलोर का एक इकोसिस्टम हो गया। एग्जैक्टली अमेरिका के केस में भी यही है। तो अब आप सोचो, इंडिया के टॉप ग्रेजुएट्स बेंगलोर जैसे पहुंच रहे हैं, ऐसे ही दुनिया भर के जो टॉप ग्रेजुएट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिका पहुंच रहे हैं तो एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट हो गया कि हाँ भाई यहां आएंगे तो काम हो जाएगा, और वो चीज अपने आप ग्रो करने लगेगी। आप सोचिए, भारत के बहुत से शहर जैसे टाइप 2 सिटीज, जैसे कि हमारे राजस्थान का राजधानी कैपिटल जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, ये सब वो सिटीज हैं जहां पर ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं, या ऐसा नहीं है कि यहां के पढ़े हुए बच्चे कहीं और जाके कमाल नहीं कर रहे हैं। ये अपने शहरों में रुक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे हैं? इनको माहौल नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे ये माहौल क्या होता है? माहौल असल मायने में आप तब ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ में कोई और बच्चा तैयारी कर रहा है, तो आपको पढ़ने में एक स्पिरिट जगती है कि हाँ भाई तूने कितना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया। अब आप छोटे शहरों में हैं, जैसे कि मान लीजिए जयपुर है, लखनऊ, पटना, ऐसी जगह पर आप हैं, कहीं भोपाल जैसी जगह पर हैं, यहां हो क्या रहा है कि जो टॉप ब्रेन है ना, वो टॉप ब्रेन खुद के साथ ही घूम रहा है। उसको कोई कंपनी नहीं मिल रही है जो उसको ये बता सके कि यार इसमें ये चैलेंज है, मैंने ऐसे रिजॉल्व कर लिया, मेरे को ये दिक्कत आई थी, मैंने उससे पूछ के दिक्कत दूर कर ली। पढ़ते समय जो जैसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें आपके कंपनी चलाते समय भी आती हैं, और उन दिक्कतों को दूर करने में इकोसिस्टम का बहुत रोल होता है। अच्छी टैलेंट आपको तभी मिल पाती है। यही कारण है कि अमेरिका में इंडिया से कई गुना ज्यादा स्टार्टअप्स खुलते हैं। क्यों? क्योंकि इतने इंटेलिजेंट लोग एक ही जगह हैं, चलो कुछ तो कर ही लेंगे, और उस तरीके से वो लोग कुछ ना कुछ करते चले जाते हैं। अमेरिका ने अपने कानूनों को इस तरह से बना लिया कि दुनिया भर का इंटेलिजेंट, इंडिया का अगर कोई भी बच्चा कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है, उसका पूछो ड्रीम क्या है, एक ही आंसर है कि अमेरिका जाना है। तुम यार इंडिया के इतने बच्चों में टॉप करके टॉप 100 में रैंक लाके अब कह रहे हो कि मैं अमेरिका जाऊंगा, तो अमेरिका को ही महान बनाओगे ना। ये स्किल्ड लेबर है, और किसी भी देश को अपने देश के जो स्किल्ड लेबर्स हैं उन्हें रोकना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इंडिया अगर इस स्किल्ड लेबर का बाहर जाना ही ब्रेन ड्रेन कहलाता है, और अगर कोई देश अपने टैलेंट को नहीं रोक पाता तो ये उस देश की नाकामयाबी में काउंट किया जाता है। इंडिया इस चुनौती का लंबे समय से सामना कर रहा है। उम्मीदें की जाती हैं कि देश में बेंगलोर जैसी और भी सिटीज डेवलप होंगी, जहां जाकर के भारत के पढ़े लिखे लोग भी अपने लिए कोई ना कोई काम करने का इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ रहे हो। खैर, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं तो अब यहां पर एक बात निकल करके आती है कि साहब यहां पर इन लोगों को, अच्छा तो ये वीजा, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको एक लाइन में समझाने का छोटा सा प्रयास किया। वीजा में समझा चुका हूं आप लोगों को। वीजा और ग्रीन कार्ड में क्या अंतर है, तो यहां पर वैलिडिटी का अंतर होता है। सिटीजनशिप में तो सारे सुख आपको अमेरिकी सरकार के मिल ही जाते हैं, ग्रीन कार्ड में लिमिटेड पीरियड के लिए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एजुकेशन भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कम दाम पर मिलने लगती है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए कि 1 मिलियन हाईली स्किल्ड इंडियन इन यूएस आर इन लाइन फॉर ग्रीन कार्ड। 1 मिलियन है, 10 लाख से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं, ये 2024 की कटिंग आप देख रहे हैं, जो वहां पर ग्रीन कार्ड मांग रहे हैं कि साहब हमको काम करने दो। मतलब उन्होंने क्या सिस्टम बना लिया अपना कि यहां का बेहतरीन पढ़ा लिखा आदमी वहां जाकर के काम के लिए नहीं, वहां के निवास काम करने की परमिशन की इजाजत मांग रहा है। सर मुझे यहां पर काम करने की इजाजत दे दो क्योंकि आपका माहौल ऐसा है। ये ऐसे समझते हैं, देखो
एक समय पर ना कोटा के अंदर कोचिंगें हुआ करती थी ना, तो कोचिंगों में बहुत सी कोचिंग ऐसी थी जहां एंट्रेंस से एडमिशन होता था कि पहले आप एग्जाम देंगे तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। कोचिंग के अंदर आपको पढ़ना कोचिंग में भी है, एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, लेकिन एंट्रेंस देकर आप कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसी कोचिंगें थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में एक भाव आता था कि यार क्यों जा रहा है कोई व्यक्ति वहां पर। तो आंसर था उस कोचिंग के अंदर माहौल ऐसा दे दिया एक जैसे दिमाग वाले बच्चों का कि वो पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर ही देंगे। एग्जैक्टली अमेरिका ने ऐसा किया हुआ है, अपने यहां का माहौल ऐसा दे दिया। अब आप पूछेंगे ऐसे माहौल में क्या होता है? ओपननेस होती है क्या? कानूनों के अंदर एज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, यानी कि आपको कोई काम करना है बहुत आसानी से करिए। दूसरा, कोई लाल फीताशाही नहीं होती कि पता चल रहा है कोई बाबू धमका दे रहा है, पता चल रहा है कि कोई बाबूजी के दिमाग में आ गया, कोई इंस्पेक्टर के दिमाग में आ गया, वो आपको कुछ भी कहकर के काम से हड़का दे रहा है। इंडिया में तो हद ये है कि अगर आप विदेश से इंडिया लौट रहे हैं तो आपको जो इमिग्रेशन सेंटर पर बैठे हुए जो कस्टम के लोग होते हैं ना, वो ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं आपने कितना बड़ा क्राइम कर दिया यहां आकर के। कस्टम्स वालों को अगर आप देख लो ना इस बैठे हुए एयरपोर्ट पर, और वहां पर आप जब जा रहे हैं तो वहां पर सब चीजें आपको ऐसे रियलाइज कराई जाती हैं, भले ही वहां पर कितना भी विभेद क्यों ना होता हो, कितना भी आपको अलग से ट्रीट क्यों ना किया जाता हो, लेकिन आपको अपने राइट्स का एहसास दिलाया जाता है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप वॉइस रेज कर दो, दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आ जाएंगे। मतलब उसको लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि हमारा अपना अमेरिका है, लोग उसको अपना समझ के रहने लगते हैं। हमारे देश में रेड टेपिज्म, जो लाल फीताशाही है, बाबुओं के द्वारा काम का अटकाना, कई अधिकारियों का यह समझ लेना कि मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है काम अटकाना, ये सामने वाला व्यक्ति इतना क्या ही बोला जाए, इतने गंदे तरीके से। कई आप सरकारी बैंकों में कई बार जाके देखें, वहां पर आप 1:55 पर पहुंचे, मान लीजिए 2 बजे लंच का टाइम फॉर एन एग्जांपल, या 1 बजे लंच का टाइम है, 12:55 पर पहुंचे, वो काम से मना कर दे, भाई साहब लंच बाद आना, भाई साहब समय बचा है, तो बोले मैं तो तैयारी में हूं। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये अमेरिका में नहीं है, और इसी कारण से वहां लोग जब काम करने जाते, आज सोचिए ना, अधिकांश पढ़े लिखे लोग इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काम करवा रहे हैं, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर से, नौकरी सरकारी। क्यों? वहां जिम्मेदारी नहीं है, यहां पर काम करने के लिए सामने वाले को जिम्मेदार ठहराया हुआ है। आपको पता है आप गलत हैं, लेकिन फिर भी कॉल सेंटर पर जो प्राइवेट कंपनी की तरफ से आया है, आप उससे दबा के बदतमीजी कर रहे हैं। आपको पता है कि वो सॉरी सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, ये बोलता रहेगा। ये वाली जो फीलिंग है ना, अमेरिका ने हर आदमी को दे दी, हर आदमी को दे दी। तो अमेरिका में जाकर लोगों को लगता है कि भाई साहब ये तो स्वर्ग है, और बस वो स्वर्ग की अब जो कल्पना है ना, वहीं से लोगों को प्रेरणा देती है कि चलो यहीं चले आओ। अब ऐसे में अगर आपको यह पता चल जाए कि अमेरिका में जाकर पढ़ने से हमें और वहां ग्रीन कार्ड की सहूलियत हो जाए, तो ये तो और मामला बढ़ाएगा। तो स्थिति यह है कि ऑलरेडी इंडिया से बाहर पढ़ने जो बच्चे जाते हैं, वो सालाना लगभग $700 बिलियन खर्च करते, सॉरी $70 बिलियन जो है वो सालाना खर्च करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, जो भारत से बाहर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हम रेमिटेंस लगभग $125 बिलियन प्राप्त करते हैं, $70 बिलियन इंडियंस बाहर पढ़ के खर्च कराते हैं। मतलब जितना हमारे मजदूर कमा के लाते हैं, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां से जाके खर्च करने चले जाते हैं, मतलब आधी संख्या खर्च करने चली जाती है। अमेरिका के लिए तो ये तो दोनों हाथों में लड्डू हो गया। कैसे? एक तो पैसा आ रहा है कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए, जैसे आप देखें कि 2023 का आंकड़ा है कि इंडिया रीचेस ऑल टाइम हाई इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोल्ड इन यूएसए। अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनमें इंडियंस का नंबर निकल कर आता है, विदेशों से जो वहां पढ़ने चले गए। अब ऐसे में ये लोग गए हैं तो पैसा लेकर गए हैं, तो डॉलर उनका वापस पहुंच गया, वहां से ही उनको अब नौकरी का लालच दे दिया, तो उनके यहां से बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी वहीं रहने लग गया। पूरा एक सिस्टम बना लिया। बस इसी सिस्टम के कारण अमेरिका अमेरिका चल रहा है। अब देखना है कि भारत अपने इस ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकता है। आने वाले समय में यह बड़ी चैलेंज होगी। हालांकि भारत के जो लोग अमेरिका गए हैं, उन्होंने जितने नाम कमाए हैं, उन्हें देख करके ही इंडिया से बहुत से लोगों का मन करता है कि वो यहां पहुंचे, चाहे यहां की राजनीति हो, चाहे यहां की कंपनी हो, उनमें जाकर नाम कमाएं, और बस इसी तरीके से अमेरिका के अंदर लोग बने रहना चाहते हैं। अब ट्रंप अपनी बात पर कितने टिके रहेंगे, ये थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है क्योंकि पहले भी ये इस तरह के बयान दे चुके हैं। जब पिछली बार थे तब इन्होंने कहा ग्रीन कार्ड सस्पेंड कर देना चाहिए 60 दिन के लिए। तो ये सब बातें इनके बयानों में आती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हो सकता है बयान देना। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से कहा है कि वो एक ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें जो पुरुष नौकरी कर रहे हैं उनकी वाइफ्स को यहां रहने के लिए परमानेंट रेजिडेंस देने की बात की जाए। मतलब कि उनके जो परिवारजन हैं उनको यहां रुकने की परमिशन दी जाए। देखते हैं दोनों में से कौन सा ट्रंप कार्ड सही बैठता है। बाकी आपको ग्रीन कार्ड और अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत समझ देने का प्रयास मैंने किया है। बाकी अमेरिका को सोचना चाहिए जो भारतीय छात्र वहां जा रहे हैं उनके साथ में कुछ गलत ना हो, और मतलब किसी और देश की रणनीति का हिस्सा भारतीय लोग ना बने। ठीक है। अच्छा, एक जरूरी सूचना है साथियों
चूंकि मैं 3 दिन से था नहीं अपने शहर में और इस कारण से आपकी क्लासेस भी नहीं ले पाया था। एनसीईआरटी बैच की क्लासेस आज शाम से 7 बजे से शुरू हो रही हैं, लेकिन उस बैच में मैंने कहा था संडे के दिन मैं आपको कोई अनाउंसमेंट करूंगा ईएमआई से रिलेटेड। साथियों, ईएमआई का अनाउंसमेंट अब आ चुका है और वो ये है कि जिन लोगों को ईएमआई में एडमिशन लेना है उनके लिए मैंने आज का ऑप्शन ओपन रखा है। आज नहीं, 24 घंटे का ऑप्शन ओपन रखा है, आज से लेकर कल इसी समय तक का। ठीक है, उसमें क्या है कि जिन लोगों को एडमिशन चाहिए एनसीईआरटी बैच के अंदर, वो जाइए और जाकर ईएमआई ऑप्शन यानी कि 2 किश्तों में आप अपना पैसा पे कर सकते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे उनको मैंने कहा था कि शनिवार तक अपडेट मिल जाएगा, तो मैंने मतलब कंपनी से बात करके ईएमआई ऑप्शन चालू करवा दिया है। चालू करते करते कल शाम का समय हो गया, तो मैंने सोचा आपको आज जाके बताऊंगा। तो कल तक जिनको ईएमआई ऑप्शन पे एनसीईआरटी बैच को एनरोल करना है जाकर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है आज शाम 7 बजे से उनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, चलिए